नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम करने वाले हैं थर्ड पोम, जिसका नाम है द क्वेरल, और ये 6th क्लास का हनीसकल का पार्ट है। देखिए, द क्वेरल, क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा वैसा झगड़ा नहीं है जो बहुत बड़े लेवल का हो। ये एक ऐसा कह सकते हो आप पेटी थिंग पर, एक जो बहन भाई का या बहन बहन का या सिबलिंग्स का आप कह सकते हो कि जो झगड़ा होता है, उस झगड़े की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या है कि इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल, ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वारल। यानी कि बहन भाइयों का आपस में झगड़ा होना एक आम बात है। समटाइम्स उनको ये भी नहीं पता होता कि वो झगड़ किस वजह से रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्वारल जो है वो कितनी लंबी जाएगी, वो झगड़ा कितना लंबा जाएगा। हाउ डू दे एंड, और वो किस तरीके से उसको एंड करते हैं। कोई आइडिया अगर नहीं है तो इस पोएम में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक बहन भाई आपस में लड़ते हैं और किस तरीके से उनका पैचअप हो जाता है, ठीक है। और इस पोएम को थोड़ा सा सरफेस लेवल पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने के बाद हम इसके लिटरेरी डिवाइस यानी कि की पॉइंट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। आई क्वारल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वट अबाउट। मैं अपने ब्रदर के साथ झगड़ता हूँ या झगड़ती हूँ। जो भी इसका पोइट या पोइटस है वो ये कहता है कि मैं अपने ब्रदर के साथ झगड़ता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि किस बात पर झगड़ता हूँ। वन थिंग लेड टू अनदर, पहले झगड़ा छोटी सी बात पर होता है, लेकिन फिर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बात जो है वो होती चली जाती है। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और आखिर में जाकर के हम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से डिसअग्री हो जाते हैं। क्वारल यानी कि वो झगड़ा हो जाता है। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, इसका जो स्टार्ट होता है यानी कि जब ये स्टार्ट हुई थी तब इशू बहुत ही छोटा सा था। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसका एंड जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। दोनों की लड़ाई किस बात पे हो गई? वो छोटा सा झगड़ा, लेकिन अब वो बढ़ किस लिए रहा है? वो कहता है कि मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये इसने लिखा है कि ही सेड ही वॉज राइट, उसने कहा यानी कि उसके ब्रदर ने कहा कि वो सही है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है, यानी कि मैं सही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि दो बहन भाई हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। फाइन। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे आया ब्रदर, हम इसके लास्ट के साउंड अगर देखते हैं तो ए आती है। अबाउट देखते हैं तो बी आती है। देन अनदर ब्रदर के साथ जा रहा है तो फिर से ए आ जाएगी। फेल आउट, आउट जो है अबाउट के साथ मैच हो रहा है तो बी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्लाइड जो है वो ऊपर वाले सबसे डिफरेंट हो गया, तो हम क्या दे देंगे, इसको सी नाम दे देंगे। देन स्ट्रॉन्ग, फिर डी आ जाएगा। देन राइट, स्लाइड के साथ मैच हो रहा है तो सी आ गया। रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग के साथ मैच हो रहा है तो डी आ गया। अब ये राइम स्कीम मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, ए बी सी डी। इसमें दो पैराग्राफ हैं, दोनों जो है 8 लाइन्स के हैं, इसलिए हम उनको डिफरेंटली जो है उनके राइम स्कीम निकालने की कोशिश करेंगे। आई होप कि वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। फेल आउट का मतलब होता है डिसअग्री होना, स्लाइट मतलब स्मॉल, छोटा, पैटी, ठीक है। इस तरीके से आप समझेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है कि वी हेटेड वन अनदर, एक दूसरे से हम क्या करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, ओके। एंड द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, टर्न्ड ब्लैक मतलब कि जो आफ्टरनून था वो क्या हो गया, अनप्लेजेंट हो गया, बुरा हो गया, क्योंकि हमने एक दूसरे से बात करनी छोड़ दी, है ना। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, लेकिन अचानक से मेरा ब्रदर आता है और मुझे पीछे से थम्प करता है। थम्प मतलब कि पैटेड कहते हैं ना, कि जिसे हम थपथपाते हैं पीठ को, एकदम से कहते हैं चल यार कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इतना नाराज़ नहीं होते हैं, तो इस तरीके से पैट करता है वो, पीठ को थपथपाता है। एंड सेड ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, और वो पीछे आकर के वो थम्प करता है, पैट करता है और कहता है कि कम ऑन, हम पूरी रात जो है इस झगड़े को लेकर के नहीं रह सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट, और ऐसा करने से जैसे ही उसने पैचअप की बात करी, आकर के मुझसे बोलना स्टार्ट कर दिया, लड़ाई झगड़ा वहीं पे ख़त्म हो गया। और वहीं से फिर मुझे लगता कि मैं गलत था, वो तो सही था, है ना। तो वहाँ पे जब पैचअप हो जाता है ना, तब तो फिर वे दोनों एक दूसरे की गलती मानने लगते हैं, नहीं यार मैं गलत था, नहीं यार मैं गलत था, है ना। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जब मुंह बने रहते हैं ना, तब तक तो फिर यही रहता है कि तू ही गलत है, तू ही गलत है। तो इसी तरीके के होते हैं बहन भाई का प्यार। लेकिन बड़े होने के बाद जो होती है ये सब चीज़ें हमें याद रहती हैं, और हमारे जब बच्चे होते हैं तब उन्हें बताते हैं कि तेरे मामा या तेरी बुआ हमारे साथ ऐसे लड़ती थी या ऐसे लड़ता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं वहाँ पे। तो ये थी हमारी पोम, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी पोम, ठीक है, द क्वारल। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है।
चलो देखिए की पॉइंट क्या है हमारे पास। सबसे पहले की पोम का नाम क्या है, द क्वारल है। क्वारल की स्पेलिंग आप यहाँ पे जरूर मेंशन कर लेंगे, QUARREL, ठीक है। लेकिन अब इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है तो LLED हो जाता है फिर वहाँ पे। देन हमारे पास पोइट इनके आएंगे एलेनोर फैजियोन, इनके पोइट हैं एलेनोर फैजियोन। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करेंगे। देन थीम की अगर बात करते हैं इसकी, तो थीम क्या रहती है कि सिबलिंग्स ऑलवेज फाइट विद वन अनदर बट देयर फाइट इज़ टेम्परेरी। अब ऐसा है कि वो लड़ते ज़रूर हैं लेकिन उनकी फ़ाइट जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ऐसा नहीं जैसे कि आप एक बार बोलना बंद कर दें तो आप सालों साल निकल जाएं, बोल ही नहीं पाएँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। वो बड़े होने के बाद ईगो आ जाती है, लेकिन जब छोटे होते हैं तो वो इनोसेंट ही रहते हैं, ठीक है। एंड ऑन अ स्मॉल इशू दैट इज़ सॉर्टेड बाय द वन हु इज़ एल्डर और मोर मेच्योर। और जो इशू होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है। कई बार तो हमें ये भी नहीं पता कि मुझे हम दोनों लड़ किस वजह से रहे हैं। मोस्टली जो बहन भाइयों की लड़ाई होती है वो टीवी के रिमोट पे ही हो जाती है। लड़कों को मैच देखना होता है, लड़कियों को सीरियल देखने होते हैं, तब भी वो एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं, है ना। तो वो एक कहते हैं कि कॉमन जो एक टॉपिक है झगड़ा होने का, हर घर में मिल जाएगा आपको, है ना। तो स्मॉल इश्यूज़ पे भी हो जाते हैं लेकिन बाद में वो सॉर्ट आउट भी कर लिया जाता है। जो दोनों में से ज़्यादा मैच्योर होता है या बड़ा होता है वो अपने आप उस इशू को सुलझा लेता है। कई बार छोटे भी होते हैं, वो अपने आप ही आकर के बोल देते हैं कि मैं आपसे अब और नाराज़ नहीं रह सकता हूँ, या बड़े कह देते हैं कि चल कोई नहीं, तेरे को आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। तो वही चीज़ हो गया कि बाय द वन हमारे पास क्या हो जाएगा कि इट इज़ सॉर्टेड बाय द वन हु इज़ एल्डर और मोर मेच्योर। मोस्टली यही रहता है, जो एल्डर होता है, बड़ा होता है, वही इसको इशू को सोल्व कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी राइम स्कीम क्या है, AB CD CD। ये मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे हम उसकी राइम स्कीम निकालेंगे। तो दो हमारे पास पैराग्राफ थे 8 लाइन्स के, यानी कि 16 लाइन्स की पोएम है हमारे पास ये, ठीक है। और दोनों में हमारे पास राइम स्कीम अगर अलग अलग निकाली जाती है तो इसी तरीके से निकाली जाएगी, AB CD CD, ठीक है। अगर आपको समझना है तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेजल वर्ब, येस। अब इसमें लिटरेरी डिवाइस जो है वो नहीं बन पा रहा था, ज़्यादा कुछ है ही नहीं लिटरेरी डिवाइस के लिए। बहुत ही सिंपल पोएम है और एक सिंपल सेंटेंस के अंदर जो है ये बताई गई है, बोली गई है, लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें हमारे कोई और लिटरेरी डिवाइस नहीं करने हैं, लेकिन इसके जो हमारे पास दो फ्रेजल वर्ब हैं वो आपको करनी पड़ेंगी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सबसे पहले है फेल आउट। फेल आउट का मतलब क्या है कि डिसएग्री होना या क्वारल कर लेना या झगड़ा कर लेना या आर्ग्यूमेंट कर लेना, आर्ग्यू करना, ठीक है। ये था ना हमारे पास, आई क्वारल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वट अबाउट, एंड वन थिंग लेड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट, है ना। एक के बाद एक दूसरी चीज़ होती जाती है और फिर वो झगड़ा बन जाता है ना। तो ये हमारे पास हो गया, एक फेल आउट हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास है टर्न्ड ब्लैक, यानी कि जब उसने कहा था कि आफ्टरनून द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, वो क्या हो गया, आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक का मतलब कि बिकेम अनप्लेजेंट एंड सैड। जो आफ्टरनून था, एक दूसरे की लड़ाई होने की वजह से, एक दूसरे से बात ना करने की वजह से वो क्या हो गया, वो सैड हो गया, बैड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहती हूँ जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको जो है बैक एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप किसी भी चैप्टर को उठाते हैं NCERT के या पोम को उठाते हैं तो आपको बैक एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर, और वो पीछे ना ह्यूमर करके कुछ वर्ड दिया हुआ था। तो वो डायरेक्ट जो है वो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उन्होंने उठाया हुआ था। अब जैसे इसमें क्या था, हमारे पास दो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, क्या पता इसी से क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ जाए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी पोएम आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से गो थ्रू करें। बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो बस आपने देख लिया और वो हो गया। एक बार, दो बार, तीन बार आप उसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लें, ठीक है। इस तरीके से आप उसको कवर अप करें। चलिए, ये हमारे पास हो गया है थर्ड पोएम द क्वारल, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी पोएम करेंगे। आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 1 या 2 दिन का। एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोज़ भी डल जाया करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिलेबस नहीं कराऊंगी, सिलेबस भी कंप्लीट होगा 6 to 8 का, ठीक है, और 9 to 12 क्वेश्चन चैप्टर्स का भी। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ये है कि चैप्टर्स जो होंगे वो एक दिन में एक वीडियो में, जैसे कि 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स या 5 चैप्टर्स उठा करके एक साथ कर लिया। उसमें मैं समरी नहीं बताऊंगी आपको कि पूरा पूरा चैप्टर मैं आपको रीड कराने लग जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पोम जो होती हैं उनकी लाइन्स इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन करा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम सरफेस लेवल पे ही करेंगे, बाकी आप समरी जो है हिंदी में कहीं से भी आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा मधु की पाठशाला के साथ। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, एंड आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।